हेलो एवरीवन, क्लास 9 पॉलिटिकल साइंस, पहला चैप्टर व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी। ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में हम लोगों ने जाना था डेमोक्रेसी का, हमने एक सिंपल डेफिनेशन देखा था जिसमें हम लोगों ने देखा था कि उसमें 4 टर्म निकल कर आते हैं, रूलर्स, इलेक्शन, द पीपल एंड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें हम लोगों ने रूलर्स और पीपल इन दोनों फीचर्स के बारे में हम लोगों ने समझा था। जिसमें रूलर्स में हम लोगों ने पाकिस्तान के केस स्टडी के बारे में पढ़ा और पीपल में हम लोगों ने मेक्सिको और चाइना के केस स्टडी को पढ़ा और उसे हम लोगों ने समझा था। अब हम आते हैं बाकी बचे हुए 2 फीचर के बारे में समझते हैं। इस वीडियो में हम लोग का तीसरा फीचर था द पीपल, दैट मीन्स राइट टू वोट, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। इसे अब हम लोग समझते हैं। तो इस पॉइंट को समझने के लिए हम लोग 4 देशों का एग्जाम्पल लेंगे। हम 4 देशों के एग्जाम्पल से हम इस पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे। पहला है श्रीलंका। मेजॉरिटी ऑफ द तमिल्स ऑफ द इंडियन ओरिजिन लिविंग देयर सिंस सेंचुरीज हैव बीन डिनाइड द राइट टू वोट। यानी श्रीलंका में जो इंडियन ओरिजिन के तमिल्स हैं उनके जो उनमें से बहुत ज़्यादा संख्या में और इंडियन ओरिजिन के तमिल्स को वहाँ पर दशकों से, सदियों से वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। यानी यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि श्रीलंका में हर किसी को वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। जो इंडियन ओरिजिन के तमिल्स हैं वो वहाँ पर वोट नहीं दे सकते हैं। दूसरा देश दूसरा देश है सऊदी अरेबिया। अंटिल 2015 वोमेन डिड नॉट हैव राइट टू वोट, कि 2015 तक सऊदी अरेबिया में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं था। आफ्टर 2015 के बाद दे अलाउड वोमेन टू वोट इन देयर म्यूनिसिपल इलेक्शंस। महिलाओं को वहाँ के म्यूनिसिपल इलेक्शन में वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। दैट मीन्स कि 2015 तक वहाँ पर सभी लोगों को समान तरीके से वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं था। एस्टोनिया। पीपल बिलोंगिंग टू रशियन ओरिजिन आर नॉट अलाउड टू वोट, कि रशियन ओरिजिन के जो लोग थे उनको वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं था। जैसे रशियन रिवॉल्यूशन में हम लोगों ने देखा था कि वहाँ बहुत सारे देश थे, तो ये छोटा मोटा देश उसके बगल में था एस्टोनिया, जहाँ पर रशियन ओरिजिन के भी लोग रहा करते थे, वहाँ पर उन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं था। और फिजी। द इलेक्टोरल सिस्टम इज डिजाइंड इन सच अ वे दैट द वैल्यू ऑफ इंडिजीनियस फिजियंस इज मोर देन द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ इंडियन फिजियंस। यानी फिजी में वहाँ का इलेक्टोरल सिस्टम कुछ इस तरीके से डिज़ाइन था कि फिजी में रहने वाले जो फिजियंस थे उनके वोट की वैल्यू वहाँ पर रहने वाले भारतीय फिजियंस के वोट के वैल्यू से ज़्यादा थी। यानी जो भारत से जो लोग वहाँ पर गए थे और वहीं पर जाकर बस गए थे, तो वहाँ पर रहने वाले भारतीय फिजियंस की वोट की वैल्यू कम थी वहाँ पर रहने वाले फिजियंस के वोट के तुलना में। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आखिर भारत के लोग वहाँ पर क्यों गए, कब गए। तो ये क्लास 10th के हिस्ट्री में हम लोग ये पढ़ेंगे और वहाँ पर जानेंगे कि इंडेंचर्ड लेबर होता था, बंधुआ मजदूर की प्रथा चलाई गई थी ब्रिटिश शासनकाल में, जहाँ पर अंग्रेज यहाँ के मजदूरों को लुभावने प्रस्ताव देकर देश के बाहर ले जाया करते थे बंधुआ मजदूरी कराने के लिए। 5 सालों के लिए, 10 सालों के लिए ऐसे वहाँ पर ले जाया करते थे और फिर उनसे कहते थे कि इतने सालों के बाद वापस हम आपको अपने देश लाकर छोड़ देंगे और आप आसानी से यहाँ पर रह सकते हैं और हम आपके यहाँ बीवी बच्चों की सुरक्षा करेंगे, उनकी देखरेख करेंगे, बच्चों की पढ़ाई लिखाई करेंगे। ऐसा झूठ बोलकर वो वहाँ पर उनको ले जाते थे। लेकिन वहाँ ले जाने के बाद फिर उनके वापस आने की कोई व्यवस्था नहीं होती थी, तो मजबूरी में वो लोग वहीं पर जाकर बस गए। तो वो वहीं पर भारतीय मूल के, जैसे श्रीलंका में हमने देखा इंडियन तमिल के बारे में देखा कि यहाँ पर जो इंडियन तमिल्स थे, इंडियन ओरिजिन के तमिल्स को वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं है, तो यहाँ से श्रीलंका भेजे गए। वैसे ही बहुत सारे देशों में भेजे गए। तो फिजी में भी भारत से बहुत सारे मजदूरों को फिजी भेज दिया गया वहाँ पर बंधुआ मजदूरी करने के लिए। तो वो मजदूर कभी वापस आ ही नहीं पाए, तो वहाँ पर वो हमेशा के लिए बस गए, वहाँ पे अपना गुजर बसर करना उन्होंने शुरू किया।
जैसे वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम में भी हम लोगों ने कुछ प्लेयर्स के नाम देखे, शिव नारायण चंद्र पॉल, राम नरेश सारवान, तो नेम से ये इंडियन लगते हैं, लेकिन क्या ये इंडियन है? ये इंडियन नहीं है, ये वेस्ट इंडीज़ ही है, लेकिन नेम से ये इंडियन है। तो हो सकता है कि कुछ इंडेंचर्ड लेबर उस वक्त हमारे देश से वहाँ से गए हों और वो उन्हीं के आगे वंशज हैं जो भारत से वहाँ पर गए हुए हों, लेकिन अब उनकी जो नागरिकता है वो भारतीय ना होकर वेस्ट इंडीज़ की हो गई है। उसी तरीके से भारत से कुछ मज़दूर जो फ़िजी ले गए तो वो भारतीय फिजियंस कहलाए गए, तो उनके वोट की जो वैल्यू थी वहाँ पर रहने वाले फिजियंस की वोट के वैल्यू की तुलना में काफ़ी कम थी, यानी कि उनके वोट को तवज्जो भारतीय फिजियंस के वोट को तवज्जो नहीं दी जाती थी। तो यहाँ पर हम लोगों ने 4 देशों के बारे में देखा। श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिल को वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। सऊदी अरेबिया में 2015 तक महिलाओं को मतदान देने का अधिकार प्राप्त नहीं था, लेकिन 2015 के बाद उन्हें मतदान देने का अधिकार प्राप्त हुआ, लेकिन सिर्फ उनके म्युनिसिपल इलेक्शन में ही। एस्टोनिया में रशियन ओरिजिन के लोगों को वोट देने का परमिशन नहीं है, और फिजी में भी वोट देने का अधिकार तो सभी लोगों को है, लेकिन भारतीय मूल के फिजियंस की वोट की वैल्यू वहाँ के रहने वाले जो फिजियंस हैं, जो परमानेंट निवासी हैं, उनके वोट की वैल्यू से काफ़ी कम है। तो आइए हमने चारों देशों के केस स्टडी पे एनालिसिस करते हैं। तो हम इसमें ये पाते हैं कि डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी, कि लोकतंत्र का मतलब होता है कि वहाँ एक पॉलिटिकल इक्वलिटी होनी चाहिए। दैट मीन्स कि राजनीतिक समानता होनी चाहिए। समानता का मतलब कि सभी लोगों को वोट देने का बराबर अधिकार प्राप्त होना चाहिए, जिसको हम लोग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी कहते हैं, कि हर एडल्ट को, जैसे हमारे देश में है कि 18 वर्ष के ऊपर किसी भी स्त्री पुरुष किसी भी जेंडर का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी रंग का हो, ऊंची जाति का हो, नीची जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, बिना कोई भेदभाव किए हुए सभी लोगों को मतदान देने का अधिकार प्राप्त हमारे भारत देश में है। तो डेमोक्रेसी में ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी होनी चाहिए। पॉलिटिकल इक्वलिटी इररेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, कास्ट, रेस और क्रीड शुड बी द कॉर्नर स्टोन ऑफ द डेमोक्रेसी। तो पॉलिटिकल इक्वलिटी किस तरीके से? तो जेंडर से, रेस से, कास्ट में, क्रीड में, यानी कि हर तरीके से उनको समानता मिलनी चाहिए। यही डेमोक्रेसी की आधारशिला है, आधार स्तंभ है। तो हमने इन चारों देशों में देखा कि इन चारों देशों में इलेक्शंस तो हो रहे हैं, वोट तो दिए जा रहे हैं, लेकिन सभी नागरिकों को समान अधिकार नहीं है। और जहाँ पर समान अधिकार है भी, जैसे फिजी में समान अधिकार वोट देने का है भी, तो वहाँ पर वोट की वैल्यू समान तरीके से नहीं है। इंडियन फिजियंस की वोट की वैल्यू वहाँ के रहने वाले इंडिजियस फिजियंस की वोट की वैल्यू की तुलना में काफ़ी कम है। तो कंक्लूजन इससे क्या निकलता है? इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि इन अ डेमोक्रेसी ईच एंड एवरी एडल्ट सिटीजन शुड हैव द राइट टू वोट एंड ईच वोट इज ऑफ इक्वल वैल्यू, कि एक लोकतंत्र में सभी एडल्ट सिटीजन को मतदान देने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए और हर वोट की वैल्यू वो समान होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें कोई भेदभाव किया जाए कि फ़लाने समुदाय की वोट की वैल्यू ज़्यादा होगी, फ़लाने समुदाय की वोट की वैल्यू काफ़ी कम होगी। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। एक पॉलिटिकल इक्वलिटी होनी काफ़ी ज़रूरी है। तो यहीं पर हुआ लोग कि जो जनता का चुनाव करते हैं उन लोगों को समान अधिकार प्राप्त होने ज़रूरी हैं। सिर्फ वोट देने से और वोटिंग का अधिकार प्राप्त होने से नहीं होगा। सभी लोगों को अधिकार प्राप्त होना चाहिए, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, किसी भी जेंडर के हो, कास्ट के हो, क्रीड के हो, और सभी लोगों के वोटिंग की वैल्यू इक्वल होनी ज़रूरी है। और चौथा हमारा केस था फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दैट मीन्स रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स। तो इस चीज़ को समझने के लिए, इस पॉइंट को समझने के लिए आइए हम जिम्बाब्वे के केस स्टडी के बारे में जानते हैं और उस आधार पर समझने की कोशिश करते हैं। जिम्बाब्वे अटेंड फ्रीडम फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी इन द ईयर 1980। जिम्बाब्वे को वाइट माइनॉरिटी से फ्रीडम प्राप्त हुई 1980 में। पॉलिटिकल पार्टी ZANU-PF लेड द फ्रीडम स्ट्रगल एंड स्टार्टेड रूलिंग द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस। और वहाँ जिम्बाब्वे को फ्रीडम दिलाने में ये पॉलिटिकल पार्टी ZANU-PF का काफ़ी बड़ा योगदान रहा। ZANU-PF ने वहाँ के फ्रीडम स्ट्रगल में काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और फ्रीडम वहाँ पर दिलाई। तो इंडिपेंडेंस होने के बाद से ZANU-PF के जो मेंबर्स थे वहीं देश पर रूल करना शुरू किए। रॉबर्ट मुगाबे
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं जिम्बाब्वे के, जो जनु पीएफ के पार्टी के लीडर थे, जिन्होंने फ्रीडम दिलाने में काफ़ी बढ़ चढ़कर अपनी हिस्सेदारी दिखाई थी। तो रॉबर्ट मुगाबे, द लीडर ऑफ द पार्टी, टुक ओवर द रेंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री एंड कंटिन्यूड हिज रूल सिंस इंडिपेंडेंस। तो जब जिम्बाब्वे आज़ाद हुआ तो उस वक्त रॉबर्ट मुगाबे वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने और अपने प्राइम मिनिस्टर के सत्र को पूरा करने के बाद वहाँ के वो प्रेसिडेंट बन गए। तो रॉबर्ट मुगाबे जो लीडर ऑफ द पार्टी थे, किस पार्टी के? जनु पीएफ पार्टी के लीडर थे। उन्होंने इंडिपेंडेंस के बाद वहाँ पर उस देश में प्रेसिडेंट पद की उन्होंने शपथ ली और प्रेसिडेंट पद पर वहाँ पर जाकर वो बैठ गए। इलेक्शंस वर हेल्ड एट रेगुलर इंटरवल्स बट ऑलवेज वोन बाय जनु पीएफ। अब इलेक्शन तो वहाँ पर रेगुलर इंटरवल पर होते थे, यानी हर 5 साल पर इलेक्शन वहाँ पर भी होते थे, लेकिन वो इलेक्शन सिर्फ और सिर्फ जनु पीएफ के द्वारा ही जीते जाते थे। वो क्यों? बिकॉज प्रेसिडेंट मुगाबे यूज्ड अनफेयर मीन्स टू विन द इलेक्शन। क्योंकि अब प्रेसिडेंट मुगाबे जो कि फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने फ्रीडम दिलाने में काफ़ी योगदान दिया था। अब वो इलेक्शन को जीतने के लिए गलत तरीक़ों का इस्तेमाल करना उन्होंने शुरू किया। वो गलत तरीके क्या क्या थे? पहला, अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम्स टू इंक्रीज द पावर ऑफ प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट बनने के बाद उन्होंने वहाँ के जिम्बाब्वे के संविधान में कुछ परिवर्तन किए, कुछ अमेंडमेंट किए, ताकि प्रेसिडेंट की पावर को हर वक्त बढ़ाया जा सके। ऑपोजिशन पार्टी वर्कर्स वर हैरेस्ड एंड देयर मीटिंग डिसरप्टेड। और जो अपोजिशन पार्टी के वर्कर्स थे उनकी हैरेसमेंट की जाती थी, यानी उनका शोषण किया जाता था, और हर समय जब भी वो मीटिंग करते थे तो उस मीटिंग में कानूनी तौर से कोई ना कोई व्यवधान क्रिएट कर दिया जाता था। पॉलिटिकल प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट आर डिक्लेयर्ड इलीगल। और लोग जो विरोध करते थे, नारेबाजी करते थे, धरना प्रदर्शन करते थे सरकार के खिलाफ, यानी रॉबर्ट मुगाबे के सरकार के खिलाफ जो धरना प्रदर्शन होता था, विरोध प्रदर्शन होता था, उसको इलीगल करार कर दिया गया। यानी कि उस देश में कोई भी इंसान उस पार्टी के विरोध में कुछ बोल ही नहीं सकता था। टेलीविज़न एंड रेडियो आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। और वहाँ का जो टेलीविज़न था, वहाँ का जो मीडिया थी, रेडियो पर क्या प्रसार होगा, वह टोटली जनु पीएफ पार्टी के कंट्रोल में आ चुका था। जो पार्टी चाहती थी बस वही प्रसारित किया जाता था, जो पार्टी नहीं चाहती थी उसे प्रसारित नहीं किया जाता था। द गवर्नमेंट हैज़ इग्नोर्ड सम कोर्ट जजमेंट्स डेट वेंट अगेंस्ट इट एंड हैड प्रेशराइज्ड जजेस। और वहाँ के कोर्ट ने जब उस सरकार के खिलाफ में कोई फैसला सुनाया तो उस सरकार ने कोर्ट के फैसले को नहीं माना, उसके खिलाफ जाकर वो काम करने लगे और जज को प्रेशर देने लगे कि वो सरकार के खिलाफ में कोई भी फैसला न दे। तो जिम्बाब्वे केस में हम लोगों ने क्या देखा कि जनु पीएफ पार्टी जो काफ़ी बढ़ चढ़कर जिम्बाब्वे के फ्रीडम में उसने अपना योगदान दिया था, तो उनके पार्टी के लीडर थे रॉबर्ट मुगाबे। वो आज़ादी के बाद प्रेसिडेंट पद पर वो जाकर बैठे, लेकिन प्रेसिडेंट पद पर बैठने के बाद अब वो इलेक्शन जीतने के लिए गलत तरीक़ों का इस्तेमाल करना उन्होंने शुरू किया। जैसे कि वो संविधान में अपने मुताबिक, अपने फ़ायदे के मुताबिक उन्होंने परिवर्तन करने शुरू कर दिए। अपोजिशन पार्टी की मीटिंग नहीं होने देते थे, उनके कार्यकर्ता को हमेशा शोषण किया जाता था। लोग सरकार के खिलाफ नारेबाजी नहीं कर सकते थे, सरकार के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते थे, विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते थे। टीवी पर क्या दिखाया जाएगा, रेडियो पर क्या प्रसारित होगा, इस सब पर सरकार का ही नियंत्रण हो चुका था। तो सरकार के पक्ष में दिखाते थे, सरकार के विपक्ष में कभी नहीं दिखाते थे। और सरकार ने, जब कोर्ट ने सरकार के खिलाफ कुछ फैसला दिया तो उस फैसले को मानने से इनकार कर दिया और जज के ऊपर प्रेशर डालने लगे कि वो हमेशा उस जनु पीएफ सरकार के पक्ष में ही फैसला दे, उसके विपक्ष में कोई फैसला न दे। तो इससे हम लोग क्या एनालाइज करते हैं? देयर आर वेरियस पॉइंट्स डेट शो जिम्बाब्वे गवर्नमेंट इज़ नॉट डेमोक्रेटिक। कि बहुत सारे इसमें ऐसे तथ्य हैं जो दर्शाते हैं कि जिम्बाब्वे की सरकार एक लोकतांत्रिक सरकार नहीं थी। कैसे? ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन नॉट डू वट एवर इट लाइक्स सिंपली बिकॉज इट हैज़ वोन एन इलेक्शन। कि सिर्फ इलेक्शन जीत जाने से एक लोकतांत्रिक सरकार को यह अधिकार नहीं मिलता कि वो जो चाहे वो करे, यानी जनता की अवहेलना करती जाए, अपोजिशन पार्टी की बात न सुने, जो चाहे वो करती जाए। ऐसा करने का अधिकार किसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को सिर्फ इलेक्शन जीतने मात्र से नहीं मिल जाता। देयर शुड बी सफिशिएंट रूम फॉर नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी। और हर पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए एक खास स्पेस होना चाहिए, खास नियम कायदा कानून होना चाहिए। दैट मीन्स कि
अपोजिशन पार्टी भी सरकार में अपना योगदान दिखा सके। अपोजिशन पार्टी को भी पूरा मौका मिलना चाहिए कि वो अपनी बातों को रखे, जनता को मौका मिलना चाहिए कि वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करे और इलेक्शन में किसी भी पार्टी की जीत संभव हो सके। The state should respect the basic rights of citizens and these rights must be protected by an independent judiciary where orders are obeyed by everyone। और सरकार को ये चाहिए कि नागरिक के जो मूल अधिकार हैं उन अधिकारों की रक्षा करे। जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है कि हम खिलाफ में सरकार के बोल सकते हैं, सरकार हम इसके लिए मना नहीं कर सकती। हमारे भारत देश में है ऐसा कि लोग सरकार के खिलाफ में बोलते हैं तो क्या उनके ऊपर कार्रवाई होती है? बिल्कुल नहीं। तो ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करे और उसमें कोई हनन न डाले। और अगर कोई उनके फंडामेंटल राइट में कोई व्यवधान क्रिएट करने की, कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करता है तो वो व्यक्ति कोर्ट में जाकर कार्रवाई कर सकता है और कोर्ट जो फैसला देगी वो निष्पक्ष होकर फैसला देगी और कोर्ट के फैसले को हर किसी को मानना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यानी कि कोर्ट के ऊपर, जुडिशियरी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए, किसी का कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए, ताकि वो निष्पक्ष होकर अपना फैसला सुना सके और उसके फैसले को सभी लोगों को मानना होगा। कोई ये नहीं कह सकता है कि हम सरकार में हैं या हम नेता हैं तो हम आपकी आज्ञा को नहीं मानेंगे, ऐसा कतई नहीं हो सकता। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? कंक्लूजन ये निकलता है, ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट। कि एक लोकतांत्रिक सरकार संविधान में बनाए गए नियम, कायदे, कानून और जनता के जो अधिकार हैं उन अधिकारों की रक्षा करते हुए ही किसी देश में शासन कर सकती है। संविधान में दिए गए कानून के खिलाफ जाकर नागरिकों की जो अधिकार है उस अधिकार का विरोध करके कोई अगर वो शासन करती है तो वैसे देश को डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कहा जाएगा। तो इन चारों पॉइंट्स से हम लोगों ने क्या समझा कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री होने के लिए सिर्फ इलेक्शन होना काफ़ी नहीं है, लोगों के द्वारा शासकों का चुना जाना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि ज़रूरी ये है कि लोगों के द्वारा जो शासक चुने जाए उस शासक को किसी भी डिसीजन लेने का पूरा अधिकार प्राप्त होना चाहिए। पहला चीज़ ये। दूसरा ये कि लोग जो वोट करते हैं तो सभी लोगों को पहली बात वोटिंग का अधिकार होना चाहिए और सभी लोगों के वोटिंग की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। तीसरा ये कि जो भी इलेक्शन कंडक्ट होने चाहिए और वो इलेक्शन फ्री और फेयर मीन्स से कंडक्ट होने चाहिए। दैट मीन्स उसमें किसी भी माल प्रैक्टिस की, किसी भी फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ की उसमें जगह नहीं होनी चाहिए। जो भी हो ईमानदारी से इलेक्शन होने चाहिए और हर पार्टी के पास ये मौका हो कि वो अपनी सरकार बना सके, बनाने की कोशिश कर सके। कोई जोर ज़बरदस्ती करके कोई पार्टी अपनी सरकार नहीं बना सकती है। और चौथा ये कि अगर किसी पार्टी की सरकार बन जाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी मनमानी हरकत करेगा, बल्कि संविधान में जो कायदे कानून है उस कायदे कानून के दायरे में रहकर ही उसे शासन करना है और लोगों के अधिकारों की रक्षा करनी है। तो अगर ये सारी बातें अगर कोई देश की सरकार फॉलो करती है तब हम ये कह सकते हैं कि उस देश में एक प्योर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एग्जिस्ट कर रही है, अन्यथा हम ऐसा नहीं कह सकते हैं। तो हमारे भारत देश में अगर एग्जाम्पल लें अपने भारत देश का तो यहाँ पर ये सारे फीचर्स फॉलो होते हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारे भारत देश में, इंडिया में जो गवर्नमेंट है वो प्योर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। तो आइए अब तक हम लोगों ने जितना भी पढ़ा हम उसका एक समरी डेफिनेशन देख लेते हैं कि बेस्ड ऑन द केस स्टडीज़ वी हैव स्टडीड सो फार, कि अब तक हम लोगों ने जितने भी केस स्टडी को पढ़ा है we came across 4 main features of democracy। हमें लोकतंत्र के 4 विशेषताओं के बारे में हम लोगों ने जाना। ड्राइंग आवर कंक्लूजन फ्रॉम द सेम आर्गूमेंट इट कैन बी स्टेटेड दैट, और उससे जो निष्कर्ष निकलता है उससे हम लोग ये कह सकते हैं डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स हैव द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर, कि शासक के पास किसी भी निर्णय को लेने का अंतिम अधिकार प्राप्त होना चाहिए। There must be a provision of free and fair election where rulers have a fair chance of losing, और एक ऐसा प्रावधान होना चाहिए जहां पर इलेक्शन बिल्कुल सही तरीके से हो और जो पार्टी अभी शासन कर रही है वो पार्टी हार भी सकती है और हारी हुई पार्टी जीत भी सकती है, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। There must be universal adult franchisee, कि
वयस्क मताधिकार होना चाहिए। वयस्क मताधिकार का मतलब ईच एंड एवरी एडल्ट सिटीजन शुड हैव द राइट टू वोट, यानी प्रत्येक वयस्क को वोट का देने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। एंड ईच वोट इज ऑफ इक्वल वैल्यू, और सभी वोट की वैल्यू भी समान होनी चाहिए। और चौथा, द गवर्नमेंट मस्ट फंक्शंस विद इन द सेट पैरामीटर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, और सरकार जो बनती है वह संविधान में दिए गए नियम कानून के दायरे में रहकर ही कार्य करेगी और नागरिकों के अधिकार की रक्षा करेगी। तो ये जो 4 पॉइंट हैं ये डेमोक्रेसी के 4 फीचर्स हैं, जो इसको मिलकर हम ये कह सकते हैं कि किसी भी देश में एक प्योर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है या नहीं है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जाना कि डेमोक्रेसी क्या है, लोकतंत्र क्या है, गणतंत्र क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने पूरी चर्चा की पिछले वीडियो में और इस वीडियो में। अगर इस टॉपिक में कुछ भी समझ में ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको उसका जवाब मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि हमें डेमोक्रेसी की ज़रूरत क्यों है, उसके मेरिट क्या है, डिमेरिट क्या है, और हम डेमोक्रेसी के ब्रॉडर मीनिंग के बारे में जानेंगे। थैंक यू।